हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिकेशन अडेयरेंस के बारे में, जो कि हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 2 का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे मेडिकेशन अडहेरेंस के बारे में, तो इसका नाम क्या है। मेडिकेशन मतलब हमारी दवाएं और अडहेरेंस मतलब कि टिके रहना, ठीक है, फॉलो करना। तो बेसिकली मेडिकेशन अडहेरेंस में हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, वो दवाओं को किस तरीके से फॉलो करता है या नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे मेडिकेशन अडहेरेंस में देखने वाले हैं। तो मेडिकेशन अडहेरेंस refers to the degree to which a patient correctly follows medical advice and prescribed therapy। यानी कि मेडिकेशन अडहेरेंस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पेशेंट है वो जो भी दवाएं दी गई हैं, जो भी मेडिकल एडवाइस दी गई है, उनको अच्छे से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट इंक्लूड्स द टाइमिंग, डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग इनटेक एज रिकमेंडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इसमें यही सारी चीजें देखी जाती हैं कि जो इसमें सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है, कि दवाएं उसको फॉलो तो करनी है, लेकिन उसी टाइम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जिस टाइम पे बोला गया है। वो डोज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, कि सुबह शाम बोला गया तो क्या सुबह शाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं बेसिकली मेडिकेशन अडेरेंस में। तो अडेरेंस का मतलब होता है पेशेंट टेक्स मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, मतलब कि अडेरेंस का मतलब होता है कि हाँ, पेशेंट जो है दवा उसी तरीके से ले रहा है जिस तरीके से बोली गई है। और नॉन अडेरेंस का मतलब कि पेशेंट फेल्स टू फॉलो द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन रेजिमेंट आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो यहाँ पे मतलब नॉन अडेरेंस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट मेडिकेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, मेडिकेशन पर टिका नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि वो जानबूझ के ना कर रहा हो सकता है कि गलती से कभी कभी भूल जा रहा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन अडेरेंस की बात करें कि एक दवा को फॉलो करने की क्या जरूरत होती है, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है थेरापेटिक इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या आता है कि अचीव डिजायर्ड क्लिनिकल आउटकम्स। तो भाई देखिए, जब भी कोई पेशेंट यहाँ पे दवा को अच्छे से फॉलो करेगा तो जो भी डिजायर्ड आउटकम है, तो मतलब उसकी जो बीमारी है, तो वो चाहता है कि बीमारी खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दवा को जब फॉलो करेगा तो दवा अपना अच्छे से काम करेगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई कुछ कुछ दवाएं अगर अगर स्टार्टिंग में ही इनिशियली ही उनको पकड़ लिया जाए, कुछ कुछ मतलब ऐसी बीमारियां होती हैं, और उनकी दवा स्टार्ट कर दी जाए, तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं होती है, उनको इनिशियल स्टेज में ही खत्म कर लिया जाता है। लेकिन ये सब कब होगा, जब पेशेंट मेडिकेशन को फॉलो कर पाएगा। और यहाँ पे मॉर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन में भी रिड्यूस, मतलब कि मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेड रेट, ठीक है। तो भाई जब पेशेंट फॉलो करेगा दवाओं को तो यहाँ पे मृत्यु दर में भी कमी आएगी, है ना। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि हॉस्पिटल में भी पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ेगा, बार बार नहीं विजिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल को। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो अगर यहाँ पे पेशेंट मेडिकेशंस को अच्छे से फॉलो करेगा तो भाई उसको बहुत ही कम टाइम पे हो सकता है जो है उन सारी चीजों से छुट्टी मिल जाए, और यहाँ पे जो भी अननेसेसरी कॉस्ट है या फिर मेडिसिन का वेस्टेज है वो यहाँ पे थोड़ा सा बच जाएगा। और उसके बाद पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे जैसे स्पेशली जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जितने टाइम के लिए दी गई हैं उतने टाइम तक फॉलो करना ही होता है। अगर उनके बीच में जो है मान लो पेशेंट लेना भूल गया, तो उसमें क्या होता है कि जो जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वो एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, फिर वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस के केस में, टीबी के केस में पेशेंट को 9 महीने तक दवाएं फॉलो करनी होती है, तो बहुत जरूरी है कि वो पूरी दवा को अच्छे से फॉलो करे। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन अडेरेंस। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन अडेरेंस के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से हमारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट यहाँ पे मेडिकेशंस को नहीं फॉलो करता है, ठीक है, मतलब कि या फिर नहीं फॉलो कर पाता है, गलती नहीं हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है फॉरगेटफुलनेस और कंफ्यूजन अबाउट डोजिंग शेड्यूल। तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हों जिन्हें मतलब चीजें भूलने की आदत होती है ना। तो वो पता चले सुबह की डोज ली, दोपहर को भूल गए, दोपहर की ली, शाम को भूल गए। तो यहाँ पे फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, मतलब कि हो सकता है दवा को 3 टाइम लेना हो और उनको पता ही ना हो, वो सोच रहे हैं कि 2 ही टाइम लेना है, या फिर हो सकता है 2 टाइम लेना हो, उनको लग रहा है 3 टाइम लेना है। तो वहां पे कंफ्यूजन भी हो सकती है। पुअर नॉलेज अबाउट डिजीज। तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को जो बीमारी है, ठीक है, बहुत ही सीरियस बीमारी हो, लेकिन उनको लगे कि अरे चलो ये तो हल्की फुल्की बीमारी है, और 1-2 दिन दवा नहीं भी खाएंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहां पे डिजीज और ट्रीटमेंट की नॉलेज ना होने पर भी
पेशेंट जो है नॉन अडेरेंस शो कर सकता है। उसके बाद कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को बीमारियाँ होती हैं, फिर भी वो डिनाई करते रहते हैं कि अरे नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे भी हमारा यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो है मेडिकेशन नॉन अडेरेंस शो करता है और या फिर कभी-कभी उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं बचती है खाने की, है ना? कि यार बहुत बहुत या मतलब उसको लगने लगता है कि यार अब तो बहुत ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ, तो वहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद कॉग्निटिव फंक्शंस, तो मान लो जैसे एक होता है फॉरगेटफुलनेस, तो ये क्या है कि आदत है भूलने की। लेकिन एक हो सकता है कि मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस ही हो, मतलब कि हो सकता है उसको डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी ही हो। जैसे ये आदत है, ये बीमारी भी हो सकती है, ये प्रॉपर बीमारी है, ठीक है? साइकियाट्रिक इलनेस भी हो सकती है। उसके बाद कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि दवा के एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर डिपेंडेंसी की कहीं दवा पे डिपेंड ना हो जाऊँ मैं, है ना? तो वो चीज़ का फ़ियर भी होता है जिसकी वज़ह से भी वो मेडिकेशंस को फ़ॉलो नहीं करते हैं। और उसके बाद प्रेफ़रेंस फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स और कल्चरल बिलीफ्स, और कई-कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे मान लो उनको कोई एलोपैथी मेडिसिन दी गई, तो वो लोग सोचते हैं नहीं-नहीं मुझे आयुर्वेदा चाहिए, मुझे यूनानी चाहिए, मुझे होम्योपैथी चाहिए। या फिर कुछ-कुछ लोग कल्चरल बिलीफ के चलते भी मतलब कि दवाओं को कभी-कभी नहीं फ़ॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। जैसे कल्चरल बिलीफ की बात करें तो मान लो जो चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम होती है, तो कई लोग मतलब कल्चरली ऐसा मानते हैं कि मतलब ये एक माताजी हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो लोग दवा ही नहीं करते हैं। तो वो भी हो जाता है कभी-कभी। उसके बाद थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स रेजिमेंट्स मतलब कि कभी-कभी क्या होता है कि भाई बहुत सारी दवा और बहुत सारे फ्रीक्वेंट टाइम पे हमें खानी होती है। जैसे कि कभी-कभी कुछ जब सीरियस प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स यहाँ पे 5-6 दवाओं का कॉम्बिनेशन जो है 2-3 टाइम के लिए लिखते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए लिख देते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स रेजिमेन के चलते दवाओं को नहीं फॉलो कर पाता है। उसके बाद कभी-कभी ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी बहुत ही लॉन्ग होती है, तो वहाँ पे भी पेशेंट पता चले कि उसने कुछ दिनों तक फॉलो किया, उसके बाद उसको लगता है कि अरे अब तो मैं ठीक हूँ, वो नहीं फॉलो करता है। उसके बाद कभी-कभी अनप्लीजेंट या फिर सीरियस साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, है ना? जैसे कुछ-कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं जो कि होते ही हैं। जैसे बहुत सारी दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, बॉडी का ड्राई हो जाना, लिप्स ड्राई हो जाना। तो वहाँ पे थोड़े अनप्लीजेंट या फिर सीरियस साइड इफेक्ट के चलते भी दवाएँ बंद करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, पेशेंट बंद कर देता है खाना। उसके बाद डिफिकल्टी स्वallowing टैबलेट्स, कैप्सूल्स और बैड टेस्ट। तो मान लो कोई दवा है, उसका टेस्ट ही बहुत ही खराब है, तो वहाँ पे उसको निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद डिजीज़ रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, तो जैसे कि कुछ-कुछ हमारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके सिम्पटम्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग में शो नहीं होते हैं, ठीक है? डायरेक्टली नहीं शो होते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट को लगता है कि अच्छा मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे हाइपरटेंशन अगर किसी को है या फिर हाइपरलिपिडेमिया है, उसकी बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ गया है, तो वो दिखता थोड़ी है, लेकिन वो बीमारी बहुत ही सीरियस है। तो अब पेशेंट क्या है कि दिख नहीं रहा है, उसको लग रहा है वो ठीक है, तो वो दवा खाना बंद कर देता है। उसके बाद कुछ-कुछ ऐसी क्रॉनिक इलनेस होती है जहाँ पे लाइफ लॉन्ग थेरेपी चाहिए होती है, जैसे कि एचआईवी, डायबिटीज़, अस्थमा। तो यहाँ पे भी पेशेंट जो है जब पूरी ज़िंदगी उसको दवा खानी है, तो वहाँ पे कभी-कभी वो भूल जाता है। उसके बाद स्टिग्मैटाइज़्ड डिज़ीज़, तो मतलब कुछ-कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जैसे एचआईवी हो गया, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो गए, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि पेशेंट को थोड़ा-सा एक मतलब स्टिग्मा मतलब होता है कि जो समाज में थोड़ा कलंक माना जाए, मतलब कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता जिसको, ठीक है? तो वो उसकी वज़ह से भी कभी-कभी इंटेंशनल नॉन यूज़, मतलब कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, अब उसको एचआईवी की दवा खानी है, ठीक है? तो हो सकता है कि वो सबको ना शो करना चाह रहा हो कि मुझे एचआईवी है, तो वो फिर सबके सामने मान लीजिए उसको दवा खानी है तो वो खाएगा ही नहीं, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी हमारे हो सकता है नॉन अडहेरेंस का रीज़न। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, तो मान लीजिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वही अच्छा नहीं है। डॉक्टर पेशेंट से अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर पेशेंट को जो है, उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से बता ही नहीं रहा है, ना उसको डोज़ के बारे में अच्छे से समझा रहा है, तो वहाँ पे भी हमारा एक प्रॉब्लम हो सकती है। भाई जब पेशेंट को लगेगा कि उसको उसको समझ ही नहीं आएगा उसको बीमारी क्या है, उसको दवा क्यों फ़ॉलो करनी है, तो वो नहीं फ़ॉलो करेगा अच्छे से। उसके बाद इनएडिक्वेट काउंसलिंग अबाउट मेडिकेशन यूज़, तो वहाँ पे दवा का यूज़ कैसे करना है, उसके बारे में भी अगर उसको सही से नहीं बताया जाएगा, तो वो भी वहाँ पे भी वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकता है और मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ फ़ॉलो अप एंड मॉनिटरिंग, तो भाई देखिए जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि एक पेशेंट को मतलब कोई फ़ॉलो करने वाला ज़रूरी होता है। जैसे एल्डर पेशेंट होते हैं, तो उनके मतलब घर में कोई ध्यान रखने वाला होता है कि हाँ इनको दवा देनी है सुबह-शाम, तो एक फ़ॉलो अप करने वाला होता है। तो अगर कोई फ़ॉलो अप करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे भी पेशेंट खुद से मतलब इतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाता है कभी-कभी, है ना? और वहाँ पे नॉन अडहेरेंस हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि वो दवा लेने गया है, अब हॉस्पिटल पता चले ओवर क्राउड है, बहुत ही लॉन्ग वेटिंग टाइम है, या फिर डॉक्टर को दिखाने गया है, तो वो दिखा ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे भी हमारा जब डॉक्टर को दिखाएगा नहीं, दवा लेगा नहीं, तो कैसा नॉन अडहेरेंस हो जाएगा। उसके बाद लैक ऑफ ट्रस्ट इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो आज के दिन में मान लीजिए अगर किसी डॉक्टर के ऊपर भरोसा ही नहीं है किसी पेशेंट को, तो फिर वो उसकी दवा क्यों फ़ॉलो करेगा? तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉब्लम आ जाती है।
उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, तो भाई मान लीजिए मेडिसिन बहुत ही महँगी है और जो पेशेंट है वो उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे भी मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस आ जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं पेशेंट की जो इनकम है बहुत ही लो है या फिर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? हो सकता है उसके जहाँ वो रह रहा हो वहाँ पे कोई प्रॉपर हॉस्पिटल ही ना हो, तो वहाँ पे भी हमारा जो है एक मेडिकेशन नॉन अटेंडेंस हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ सोशल और फैमिली सपोर्ट, तो भाई क्या होता है कि जो स्पेशली जो एल्डर पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, वहाँ पे मतलब उनको कभी-कभी आज के दिन में ऐसा हो जाता है कि कोई रहता ही नहीं है सपोर्ट करने वाला। तो वहाँ पे भी हमारा एक जो है मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस हो सकता है। उसके बाद इल्लिटरेसी और पुअर हेल्थ लिटरेसी, तो अगर मान लीजिए उसको जो है पेशेंट अनपढ़ है या फिर उसको बीमारी के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है, तो फिर उसको अगर नहीं पता होगा बीमारी के बारे में और उसको यही नहीं पता होगा कि दवा उसको क्यों खानी है, तो वो क्यों खाएगा? तो वहाँ पे भी आ जाता है। उसके बाद डिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेंटर्स, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो मतलब हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो उस केस में भी हमारा जो है पेशेंट अगर हॉस्पिटल विज़िट ही नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे भी पे मेडिकेशन नॉन अटेंडेंस आ जाता है। तो ये सारे हमारे कुछ कॉजेज़ आ जाते हैं मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस के, कि क्यों पेशेंट जो है दवा को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन अडहेरेंस, यानी कि कोई जो पेशेंट है तो वो मेडिकेशन को अच्छे से फॉलो करे, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो भाई देखिए फार्मासिस्ट प्लेज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मोस्ट एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं और इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट से। भाई क्योंकि देखिए यही तो दवा देते हैं ना पेशेंट को, अब इन्हीं को तो सारी चीजें पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है कि दवा कब लेनी है, कितने टाइम पे लेनी है। तो अगर पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में रिलेशन अच्छा है, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि पेशेंट दवा को अच्छे से फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं द इन्फॉर्मेशन दैट फार्मासिस्ट शुड इम्पार्ट टू द पेशेंट। तो कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट को पेशेंट को देनी ही चाहिए। तो सबसे पहला आ जाता है कि मेडिसिन का नेम क्या है, उसका पर्पस क्या है कि क्यों खानी है आपको मेडिसिन, ठीक है? तो अगर उसको पर्पस पता होगा तो फिर वो हो सकता है ज़रूर खाए। उसके बाद द मेथड एंड टाइम ऑफ टेकिंग, ठीक है? तो कैसे दवा को लेना है और किस टाइम पे लेना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें बताना। उसके बाद इस दवा के क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो पेशेंट को पहले से ही बता देना, ताकि मान लीजिए उसका कोई साइड इफेक्ट हो तो पेशेंट को ऐसा ना लगे कि अरे मैं तो दवा फ़ायदे के लिए खा रहा हूँ, ये तो मुझे नुकसान हो। उसके बाद इस दवा के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो पेशेंट को पहले से ही बता देना। क्योंकि देखो, हो सकता है कि पेशेंट यहाँ पे दवा लेके जाए, ठीक है? अब अगर उसको पता ही नहीं कि इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो अगर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि अरे! मैं तो दवा फ़ायदे के लिए लाया था, पर ये तो मुझे कोई नुकसान कर रही है, तो फिर वो दवा खाना छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको पहले से पता होगा कि हाँ, इस दवा का फ़ायदा तो होगा, लेकिन ये छोटा-मोटा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो जब उसको पहले से पता होगा, तो जब उसको होगा भी, तो उसको पता है, तो भाई वो मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। उसके बाद नेसेसरी प्रिकॉशन, तो कौन-कौन से प्रिकॉशन उसको लेने हैं वो भी बताना है। उसके बाद इंटरैक्शन, ठीक है, तो किस किस फूड या किस अदर ड्रग के साथ इसको नहीं लेना है, वो भी बताना है। उसके बाद ड्यूरेशन, तो कब तक ये दवा फॉलो करनी है। उसके बाद एक्शन, अगर मान लीजिए कोई कोई दवा अगर मिस हो गई है, तो कौन-कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मासिस्ट को पेशेंट को बतानी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें द पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप कैन बी इम्प्रूव बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। तो ये सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक पेशेंट फार्मासिस्ट की रिलेशनशिप को अच्छा और अच्छा किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो फार्मासिस्ट की बातों पे बिलीव करे और दवा को अच्छे से फॉलो करे। तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन शुड बी गुड। तो भाई देखिए, एक फार्मासिस्ट को, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्स हो, किसी भी हेल्थ केयर स्टाफ को जो है फार्मासी पेशेंट से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए दवाओं के रिलेटेड, उसकी बीमारी के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पेशेंट से बहुत ही फ्रेंडली बात करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज रिमेन अप्रोचेबल, मतलब कि पेशेंट से हमेशा जो है बात करने का ट्राई करना चाहिए, उनसे अप्रोच करना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए। अगर वो अच्छे से खुद नहीं बात करे, तो डॉक्टर या पेशेंट फार्मासिस्ट को खुद ही बात करनी चाहिए। ईज द पेशेंट टू टॉक अबाउट देयर डिजीज विदाउट एजिटेशन। और मान लो पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, तो फार्मासिस्ट को आगे से ही मतलब उसको ऐसा कंफर्टेबल फील कराना चाहिए कि वो अपनी बीमारी के बारे में खुल के बता सके। उसके बाद डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। पेशेंट की प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली सुनना चाहिए। और उसके बाद हर एक डिजीज कंडीशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना। थेरापेटिक रेजिमेंट की कैसे दवा को फॉलो करनी है, कैसे कितनी डोज लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। कीप एन आई ऑन एडीआर एंड साइड इफेक्ट। तो अगर जो दवा का कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है या फिर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उस पर भी फार्मासिस्ट को नजर रखनी चाहिए, पेशेंट से कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहिए। मॉनिटर इफेक्टिवनेस, तो जो दवा खा रहा है पेशेंट, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए फार्मासिस्ट को, है ना। और
ऑलवेज कम्युनिकेट इन सेम लैंग्वेज। अब यहाँ पे पेशेंट जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, फार्मासिस्ट को भी उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो हिंदी में, इंग्लिश में बात कर रहा है तो इंग्लिश में बात करने का ट्राई करना चाहिए। या फिर अगर वो मान लीजिए अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज यूज कर रहा है तो उसी रीजनल रीजनल लैंग्वेज में फार्मासिस्ट को ट्राई करना चाहिए कि वो बात करे। अगर पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो अच्छा नहीं है तो उसको भी फार्मासिस्ट को समझ के उससे बात करनी चाहिए। और उसके बाद फार्मेसी का वेटिंग टाइम फार्मासिस्ट को सॉर्ट करना चाहिए कि भाई जो पेशेंट है अगर वो दवा ले रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन अडहेरेंस, तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग मतलब कि मॉनिटर करना, फॉलो करना या फिर ध्यान देना, चेक करना, ठीक है? चेक करना कि पेशेंट मेडिकेशन पे अडेयर है कि नहीं है, पेशेंट मेडिकेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो मेडिकेशन अडेरेंस इज क्रूशियल फॉर अचीविंग थेरेपेटिक गोल्स। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक पेशेंट दवा को अच्छे से फॉलो करे, ये बहुत जरूरी है ताकि जो थेरेपेटिक गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। मॉनिटरिंग हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आइडेंटिफाई वेदर अ पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब और डिटेक्ट बैरियर्स टू अडेरेंस अर्ली। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, तो वो अच्छे से होती है तो वहाँ पे मतलब पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि जो पेशेंट है वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन को ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और अगर यहाँ पे कोई भी मतलब उसको मेडिकेशन फॉलो करने में कोई भी बैरियर आ रहा है तो वो पहले से ही पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हेल्प करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेथड्स की कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं मेडिकेशन अडेरेंस को मॉनिटर करने के लिए या फिर चेक करने के लिए, तो दो मेथड होते हैं, दो टाइप के। पहला हो जाता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड की बात करें तो इसके अंदर पहला टाइप आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्विंग थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट टेक्स मेडिसिन अंडर सुपरविजन। तो इसमें जो पेशेंट होता है ना, तो जनरली जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो भाई वो क्या होता है, वो जैसे जो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको जो फार्मासिस्ट है, नर्स है, वो डायरेक्टली अपने सुपरविजन के अंदर ही दवा देती हैं। तो वो यहाँ पे सबसे रिलायबल मेथड हो जाता है, ठीक है। और बाकी हाईली एक्यूरेट बट टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव। तो यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट हो जाता है बट यहाँ पे भाई पेशेंट को बहुत ही टाइम देना पड़ेगा, फार्मासिस्ट को अपना टाइम देना पड़ेगा और रिसोर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसमें लग जाती हैं। बायोलॉजिकल मार्कर्स या फिर ड्रग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू जो है ब्लड ब्लड मॉनिटरिंग करते रहेंगे उसकी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ब्लड में सफिशिएंट डोज है कि नहीं है ना, सफिशिएंट लेवल मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। तो ये हमारा थोड़ा सा मतलब है तो बहुत सही, बट थोड़ा सा कॉस्टली भी है। और रूटीन मतलब कि डेली यूज के लिए जो है सही भी नहीं है, क्योंकि अगर डेली 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 किसी का ब्लड थोड़ी हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये हमारे कुछ डायरेक्ट मेथड्स हो गए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में, तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारा सबसे पहला आता है पेशेंट सेल्फ रिपोर्टिंग या फिर क्वेश्चनेयर्स। तो देखो पेशेंट सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो पेशेंट है वो खुद ही बताता रहे, ठीक है, पेशेंट फार्मासिस्ट को या डॉक्टर्स को खुद ही बताता रहे कि हाँ सर मैं दवा ले रहा हूँ और मुझे दवा इफेक्ट कर रही है ना। तो ये सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं चाहिए, बहुत ही क्विक होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो पेशेंट जैसे, अच्छा क्वेश्चनर्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनर्स मतलब कि जो फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स हैं वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से ही तैयार रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि पेशेंट दवा को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे क्वेश्चंस में कि आप दवा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ले रहे हो तो कितने टाइम पे ले रहे हो, ये दवा कब ली है ना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी करे जा सकते हैं पेशेंट से। तो लेकिन देखिए यहाँ पे भी हमारा डिसएडवांटेज क्या है कि पेशेंट हो सकता है कुछ डिटेल्स को यहाँ पे भूल गया हो, या फिर हो सकता है कि जो पेशेंट है, ठीक है, वो रिपोर्ट टेकिंग मोर मेडिसिन देन दे एक्चुअली डिड, यानी कि पेशेंट जितनी मेडिसिन ले रहा हो उससे ज़्यादा ही रिपोर्ट करे। हो सकता है कि वो मतलब कभी मेडिसिन भूल भी जा रहा हो लेकिन फिर भी वो कह दे कि हाँ मैंने तो ली है सर, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है पिल काउंट मेथड। तो पिल काउंट मेथड देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए, मान लो हमारा ये हमारा टैबलेट है, अब ये 10 टैबलेट है, ठीक है, तो 10 टैबलेट हमारे क्या होता है पिल्स में हमारे हैं, ठीक है। तो अब इस पिल को चेक कर लेंगे हम लोग कि भाई यहाँ पे कितनी टैबलेट खाली हुई हैं। तो अगर मान लीजिए 6 टैबलेट खाली हुई, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट ने 6 टैबलेट खाई। अब अगर 6 टैबलेट उसको जो है सुबह शाम खानी थी, तो अगर 3 दिन की हमें मान लो मेडिकेशन हिस्ट्री देखनी है उसकी, तो 3 दिन में अगर 6 टैबलेट खाली मिली तो इसका मतलब कि हाँ उसने जो है डेली दवा ले रहा है। और अगर मान लो 6 से कम मिली, मान लो 4 ही मिली, 5 ही मिली, तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई डोज मिस करी है। तो देखो ये भी एक अच्छा मेथड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि पेशेंट यहाँ पे जानबूझकर कुछ दवाएं खाली कर दे, है ना, हो सकता है वो खाए ना और कुछ दवाओं को निकाल के जो है खा फेंक दे, डिस्कार्ड कर दे। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम कर सकता है। और फार्मेसी रिफिल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो
भाई दवा प्रिस्क्रिप्शन से ही तो मिलती है, तो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रॉपरली रिफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर 10 दिन की दवा थी, ठीक है, तो 10 दिन के बाद जो अगला 10 दिन, मान लीजिए अगर उसको फिर से दवा लेनी है, तो अगले 10 दिन की दवा उसने फिर से उसी प्रिस्क्रिप्शन पे ली कि नहीं ली, तो वो चीज़ें भी चेक करके हमारा यहाँ पे पता लगाया जा सकता है कि हमारा मेडिकेशन एडहेरेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्लिनिकल आउटकम्स मॉनिटरिंग की बात करें, तो क्लिनिकल आउटकम्स का मतलब कि जो दवा अगर पेशेंट लेगा तो भाई उसको इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, है ना, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सही होगी, ठीक होगी। तो अगर यहाँ पे मतलब कि दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रही है, या फिर जो डिजीज है कि कहीं वो इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब वो दवा फॉलो कर रहा है। और वर्स हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस हो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब कभी कभी हो सकता है कि अगर वर्सनिंग हमें दिख रही है, तो हो सकता है कि वो दवा फॉलो कर रहा है फिर भी प्रॉब्लम बढ़ जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है दवा ना भी फॉलो करने पे भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख सकता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती हैं। बाकी ये सारे हमारे कुछ मेथड होते हैं जिनको मिक्स करके हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट की मेडिकेशन अडेरेंस को। तो ये था हमारे यहाँ पे मेडिकेशन अडेरेंस। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।